आज हम वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का आपके पास MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सीरीज कराने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि Ny50 KCl विलयन की 25 सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकता 0.002765 म्यू सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन 0.533 सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स, तीसरा 2.212 सेंटीमीटर इनवर्स और चौथा पॉइंट है नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि सवाल में जो जो दिया गया है उसको हम पहले लिखेंगे। सवाल में आपका दिया गया है नॉर्मलिटी दी गई n बराबर यानी क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट n बराबर दिया गया है 1/50। क्लियर। दूसरा आपका दिया गया है R बराबर यानी प्रतिरोध 400 ओम। कितना दिया गया है? 400 ओम। इसके अलावा आपको दिया गया है विशिष्ट चालकता यानी कंपा। कंपा इक्वल टू आपको दिया गया है 0.002765 म्यू प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तीन वैल्यू दी गई हैं और आपसे पूछा गया सेल स्थिरांक क्या होगा यानी G स्टार क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले की यूज से इसका आंसर निकालेंगे कितना होगा। तो यानी कि फार्मूला होता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक G स्टार बराबर कप्पा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, तो कप्पा का मान दिया गया है 0.002765 इंटू 400। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 4 पंचे 20 0 और 4 24 और 2 26, 4 7 28 और 2 30 और 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, पॉइंट हम लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 बिंदी आपकी इधर रिड्यूस हो जाएंगी, 2 से 2 पॉइंट फिनिश हो जाएगा। तो आपका दशमलव कहाँ जाएगा? 1.1060 सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा बी यानी कि 1.060 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। बहुत ही सिंपल सवाल था। यहाँ पर जो वैल्यू आपको दी गई नॉर्मलिटी, इसका कहीं यूज नहीं हुआ है, ये आपको केवल भ्रमित करने के लिए दे दिया गया है। हमारा फास्टर स्थिरांक बराबर सीधा फार्मूला होता है कप्पा गुणे प्रतिरोध, और कप्पा की वैल्यू आपकी दी गई, प्रतिरोध का भी मान दिया गया, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या है? दूसरा सवाल कह रहा है कि अच्छे चालकत्व वाले यानी अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिसमें कंडक्टिविटी बहुत अधिक होती है, वो क्या हो सकते हैं? पहला ऑप्शन आपका दिया गया है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया प्रबल वैद्युत अपघट्ट यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया वैद्युत अपघट्ट केवल वैद्युत यानी इलेक्ट्रोलाइट्स, और चौथा ऑप्शन है कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो इन चारों में बहुत सी सिंपल सी बात है, अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ यानी जिनकी चालकता अधिक होती है, जिनकी चालकता अधिक होती है, यानी अगर किसी की चालकता कैसी है? अधिक है, तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ।
अपघट्य पदार्थ। अब जैसे प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो सकते हैं आपका, जैसे NaCl है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, ठीक है। ध्रुवल आपका वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या हो सकता है, NH4Cl, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है और ये ध्रुवल वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनका आयनाइजेशन आसानी से हो जाता है, वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जिनका बहुत जल्दी हो जाता है वो प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऑप्शन सही है बी, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ। कौन सा ऑप्शन सही है, प्रबल वैद्युत अपघट्य पदार्थ, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यूज की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया है। कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, यानी कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया है सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। दूसरा दिया गया है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स और चौथा ऑप्शन आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, ठीक है। तो हम इसको लगा के आपको दिखाएंगे कि विद्युत विशिष्ट चालकता की यूनिट कैसे हम निकालते हैं। जैसे अभी मैंने फार्मूला लगाया था G स्टार, अभी आपका फार्मूला लगा था कप्पा इंटू आर। अब हमें क्या निकालनी है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कप्पा का मात्रक निकालना है। तो कप्पा का मात्रक बराबर हमारा हो जाएगा शेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। अब शेल स्थिरांक, चूंकि G बराबर क्या होता है, चूंकि शेल स्थिरांक बराबर आपका होता है लंबाई बटे क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं। तो इसलिए कप्पा इक्वल टू L अपान A और इंटू R। अब इनकी हम यूनिट रखेंगे। अगर हम इनकी यूनिट रख रहे हैं तो जैसे यह लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम इनवर्स, वो सॉरी ओम। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। अब आपका बचा है 1 अपान सेंटीमीटर ओम। तो इसको हम साधारण भाषा में लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही है, सी, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स, ठीक है। नोट करिए इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है बिलियन जिसमें प्रति लीटर, यानी 1 लीटर, बिलियन जिसमें प्रति लीटर 2.54 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है। क्या उपस्थित है इसमें, 2.54 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है की तुल्यांकी चालकता, यानी कि लैम्डा सफिक्स EQ, तुल्यांकी चालकता 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति तुल्यांक है। इसकी चालकता क्या होगी। तो इसमें भी कंपाई पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, कंपाई पूछा गया। तो सवाल में क्या क्या दिया गया पहले हम देखेंगे। ऑप्शन आपके दिए गए, पहला ऑप्शन दिया गया 2.9 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा आपका दिया गया 1.8 इंटू 10⁻² माइनस का 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है 2.4 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और चौथा आपका दिया गया 3.6 इंटू 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, मैं इसको लगा के देखता हूँ। सवाल में जो जो दिया गया उसको हम पहले नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले दिया गया W बराबर आपका दिया गया है 2.54 ग्राम दिया गया है। इसके बाद कितने ग्राम आपका कॉपर सल्फेट, क्या है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का हम अनुभार भी निकालेंगे। इसका अनुभार कितना निकलेगा 159, क्लियर हो गया। इसका अनुभार कितना निकलेगा 159। इसके बाद सवाल में और क्या दे रहा है, तुल्यांकी चालकता लैम्डा सफिक्स EQ या उल्टी V सफिक्स EQ, दोनों की वैल्यू है। किसी बुक में इसको डिनोट से करते हैं तुल्यांकी चालकता को और किसी में
इससे डोनेट करते हैं। दोनों क्या है, तुल्यांकी चालकता है। तुल्यांकी चालकता आपकी दी गई है 91.0 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। और कुछ दिया गया है, इसकी चालकता आपको निकालनी है, यानी इसमें भी कप्पा ही पूछा गया। क्या पूछा गया, कप्पा। तो सिंपल से फार्मूला आपके पास होता है तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलिटी। अब मुझे नॉर्मलिटी नहीं मालूम, तो सबसे पहले हमें नॉर्मलिटी निकालनी होगी। तो कप्पा बराबर फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता इंटू नॉर्मलता बटे 1000 यानी 1000। तो हम इधर सबसे पहले नॉर्मलता निकालेंगे। फार्मूला एक आपका होता है बहुत सिंपल सा फार्मूला, W बराबर ENV बटे 1000। हमें यहाँ नॉर्मलता निकालनी है, तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा W गुणे 1000 बटे EV। ठीक है, W का मान सवाल में दिया गया है, कितना दिया गया, 2.54 गुणे 1000 बटे तुल्यांकी। अब यह मोलरता दी गई है, मुझे तुल्यांकी भार निकालना है। तो फार्मूला क्या हो जाता है, तुल्यांकी भार बराबर अनुभार बटे संयोजकता। अनुभार बटे संयोजकता, तो अनुभार इसका कितना है और संयोजकता कॉपर सल्फेट कितनी हो जाएगी, 2। तो E की जगह हम रख सकते हैं 159/2। तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा आपका ऊपर, इंटू आयतन 1 लीटर आपका हो गया। अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या है, n, ये हमारी क्या निकल रही है यहाँ पर, n। तो इसको अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे या यही वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, नॉर्मलिटी की जगह पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। तो यही वैल्यू अगर हम उठा के रख सकते हैं, या इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर दें। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर हमारा आता है, तुल्यांकी चालकता आपकी दी गई है 91, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है 31.94। ये हमारी क्या निकली है, नॉर्मलता। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, तो 9.0 यानी कि 91 गुणे 31.94/1000। इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 2.90। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही निकल रहा है इसमें, 2.90 इंटू 10⁻⁻3। ये कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, चौथे का कौन सा सही है, पहला यानी ए सही है, चौथे का ए सही है। इस प्रकार इसको हम लोग नोट करेंगे। तो बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, आप लोग जान ही गए होंगे, जिस धातु की छड़ को जिस धातु के विलयन में डाली जाती है, यानी किसी भी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ी विलयन में डुबोते हैं तो वो इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, दूसरा है विलयन के ताप पर, और तीसरा है विलयन की मोलरता पर, और चौथा ये सभी पर। यानी कि जो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है ये सभी पर निर्भर रहता है। जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर 5 का और जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। कौन सा सही होगा, ये सभी, क्योंकि विलयन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो सभी पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति, धातु कैसी है समझाएंगे। दूसरा पॉइंट है विलयन के ताप पर, यानी ताप अगर हम घटा बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रोड विभव का मान भी कम ज्यादा हो जाएगा। विलयन की सांद्रता या नॉर्मलता या मोलरता, अगर कुछ भी इसकी विलयन की सांद्रता मोलरता हम परिवर्तन कर देंगे तो उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। अभी पूछा गया था निर्भर करता है तो सभी पर निर्भर करता है। तो जैसे पहला ऑप्शन आपका दिया गया धातु की प्रकृति पर, तो यानी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया आपका विलयन की सांद्रता पर, यानी विलयन के आयनों में उपस्थित जो सांद्रता उस पर निर्भर करता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है दाब पर,
और चौथा दिया गया है ताप पर। तो यानी कि ताप पर भी निर्भर कर रहा है, विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है, और पहला जो ऑप्शन आपका दिया गया है इन धातु की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपका दिया गया है दाब पर, यानी कि ये दाब पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि आंसर आपका इसमें सही होगा सी। आंसर कौन सा सही होगा? सी। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव दाब पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है, यानी वह धातु कौन सी है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है। अब जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? HCl। तो 4 धातुएं दी गई, जैसे पहली आपकी Zn दी गई, दूसरी आपकी धातु दी ऑप्शन दिया गया है कॉपर, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है मैग्नीशियम। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? मैग्नीशियम। और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें एल्युमिनियम। तो हम देखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वह धातुएं हाइड्रोजन अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। तो अगर जिंक इसके साथ क्रिया करेगा तो आगे बना देगा ZnCl2 इसको बैलेंस करने के लिए, और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। ये क्या होगा? ये रिएक्शन ही नहीं होगा, इसलिए ये सही है, यानी क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन। यानी कि कॉपर धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए वह HCl विलयन से H आयन यानी हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर पाती, यानी हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है। यानी हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 7 का बी ऑप्शन सही होगा कॉपर। अब जैसे मैग्नीशियम इसके साथ क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। अगर एल्युमिनियम इसके साथ क्रिया करेगा तो AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, अगर मैं ट्वाइस लेते हैं तो यहाँ पर मुझे ट्वाइस लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी ट्वाइस लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। तो अगर हम यहाँ 6 ले रहे हैं तो 6 ये हो गया, और यहाँ पर क्लियर। ये इस प्रकार हमारा रिएक्शन बैलेंस है। आंसर कौन सा सही है? कॉपर, यानी 7 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कॉपर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है सिल्वर यानी Ag, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है प्लेटिनम। यानी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए Cu, Ag, Al और प्लेटिनम। यानी कौन सी धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है? तो हम एक नजर इस पर दौड़ाएंगे। अगर हम इनको देखें, कॉपर को, सिल्वर को और प्लेटिनम को, ये बहुत नीचे पाई जाती है, हाइड्रोजन से भी नीचे पाई जाती है। एल्युमिनियम क्या है? ऊपर पाई जाती है। तो सरलता से इन चारों में सबसे ऊपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है? एल्युमिनियम। यानी आपकी जो ECS सीरीज है विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्युमिनियम का स्थान इन तीनों धातुओं से ऊपर पाया जाता है, इसलिए वह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाएगी। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न में कौन सा या कौन सी अक्रिया संभव नहीं है? तो कौन सी अक्रिया संभव नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9। तो पहला आपका अक्रिया दिया गया है Cu प्लस ट्वाइस AgNO3, यानी अगर कॉपर सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है तो यह क्या क्रिया हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है। तो यहाँ पर बन जाएगा CuNO3 और प्लस ट्वाइस Ag बन जाएगा। इसको हम जरा बैलेंस करेंगे तो NO3 इधर 2 है तो होल ट्वाइस, यानी ए ऑप्शन आपका ये हो गया। बी ऑप्शन आपका कह रहा है CaO प्लस H2 एरो, CaO और प्लस H2O। क्या ये रिएक्शन संभव है या नहीं? तो कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम का स्थान हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है
वो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित नहीं हो सकता, यानी यही रिएक्शन संभव नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा हम जरा चेक करके देख सकते हैं, CuO प्लस H2, यानी कॉपर का स्थान जो है वो हाइड्रोजन नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको ये रिड्यूस करके यहाँ पर क्या बना देगा, H2O। ठीक है, तीसरा है, चौथा ऑप्शन आपका है Fe प्लस H2SO4। इसमें भी हम देखेंगे कि Fe का स्थान हाइड्रोजन से बहुत ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन, Fe, और उसकी जगह स्वयं पहुंच जाएगा FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो ये प्रक्रिया संभव है, ये संभव है, ये संभव, ये प्रक्रिया संभव नहीं है। इसमें यही पूछा गया था कि निम्न में कौन सी प्रक्रिया संभव नहीं है, तो आपकी बी ऑप्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया नहीं कर पाएगा, ये नो रिएक्शन होगा। क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं कर पाएगा, ये आपको मालूम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का स्थान कैल्शियम से नीचे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, चार तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः, चार तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः -2.94, यानी चार तत्व आपको दिए गए हैं, उनके अपचयन विभव भी दिए गए। तो चार तत्व कौन कौन से हैं, A, B, C और D, इनके अपचयन विभव आपको दिए गए हैं। A का दिया गया -2.90, B का आपका दिया गया है -1.50 और C का दिया गया है -0.74, D का दिया गया +0.34 वोल्ट। ये सब आपके क्या दिए गए, मानक अपचयन विभव। पूछ क्या रहा है, इनमें सर्वाधिक प्रबल अपचायक कौन होगा। तो सिंपल सी बात है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में वह तत्व जो सबसे ऊपर पाया जाता है, जिसका अपचयन विभव निगेटिव में सबसे अधिक होता है, ऋणात्मक में सबसे अधिक होता है, वही प्रबल अपचायक होता है। तो यहाँ पर निगेटिव में सबसे अधिक मानक अपचयन विभव किसका दिया गया, ए का। तो सबसे प्रबल अपचायक इसमें आप कौन सा सही होगा, आपका ए, यानी पहले का ए ही सही होगा। ठीक है, सबसे प्रबल अपचायक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक। क्लियर। अगर इसी में पूछ दिया जाता कि प्रबल आक्सीकारक कौन होगा, तो समझ जाते हैं आप, सबसे प्रबल आक्सीकारक, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रबल आक्सीकारक। ये प्रबल अपचायक है, ये प्रबल आक्सीकारक है। ठीक है, अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी अपचायक क्षमता के घटते क्रम में लिखिए, तो सबसे प्रबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और ये सबसे वीक होगा। यानी अगर इसका क्रम भी पूछा जा सकता था तब भी, फिर भी आपका क्रम यही हो जाता, A, B, C और D, ये हो जाता अपचायक क्षमता का घटता क्रम। सबसे प्रबल अपचायक ये होगा और दुर्बल अपचायक आपका D होगा। दुर्बल अपचायक या प्रबल आक्सीकारक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या रहा है, तीन धात्विक धनायनों XYZ, यानी तीन धात्विक धनायन XYZ के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.52, -3.03 तथा -1.18 वोल्ट हैं। संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम लगाना है। आपको अपचयन क्षमता का क्रम लगाना है कि किसकी, यानी प्रबल अपचायक क्षमता का घटता क्रम या बढ़ता क्रम आपको लगाना है। सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे कि x का मान कितना दिया गया है, y का मान कितना दिया गया है और z का मान कितना दिया गया है। तो x का मान दिया गया है +0.52 और y का मान दिया गया है -3.03 और z का मान आपका दिया गया -1.18। इनको मुझे क्रम से लगाना है, यानी संबंधित धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम आपको लगाना है। तो आपको पता है कि जिसका मान निगेटिव में सबसे अधिक होता है वो सबसे प्रबल अपचायक होता है। तो सबसे प्रबल अपचायक ये हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा और सबसे बाद में क्या रहेगा आपका x, यानी आपका जो क्रम हो जाएगा वो y, z और x।
ये इनकी अपचायक क्षमता का घटता क्रम है। समझाइए? तो यानी ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, पहला ऑप्शन मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है। कौन सा सही है? ए सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्षार धातुओं यानी आपकी जो क्षार धातुएं दी गई है ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः -3.06, -1.63, -0.40 तथा -0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबल अपचायक कौन सा? बहुत ही सिंपल फिर पूछ दिया गया कि प्रबल अपचायक कौन सा होगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? सबसे पहले हम इसको क्रम से लिखेंगे, फिर देखेंगे। जैसे आपका ए बराबर 4 तत्व दिए गए ए बी और सी डी। तो पहला का आपका मान दिया गया है इसमें 3 पॉइंट, पहले का मान कितना दिया गया है? -3.06, बी का दिया गया है -1.63 और सी का दिया गया है -0.40 और डी का दिया गया -0.80। तो आपसे पूछा गया प्रबल अपचायक, तो साफ साफ दिख रहा है प्रबल अपचायक कौन होगा आपका? ए। अगर इनका प्रबल अपचायक वही होगा जिसका निगेटिव में मान इलेक्ट्रोड विभव का यानी अपचयन विभव का मान निगेटिव में सबसे अधिक होता है, वो प्रबल अपचायक होता है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे प्रबल अपचायक होता है क्योंकि लिथियम का स्थान सबसे ऊपर होता है और उसके इलेक्ट्रोड विभव का भी मान सबसे अधिक होता है ऋणात्मक में। क्लियर हुआ? तो अगर इनको हम क्रम से लगाना चाहें तो सबसे अधिक अपचयन यानी प्रबल अपचायक कौन होगा? ए, उसके बाद बी और उसके बाद डी और उसके बाद सी। ऑप्शन में क्या दिया गया? केवल ए बी सी डी दिया गया है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपका सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। 12वें का ए सही है। सबसे प्रबल अपचायक आपकी धातु कौन सी होगी? ए धातु। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए बी और सी के मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68, -2.54 तथा 0.50 वोल्ट है। अपचयन क्षमता का क्रम होगा। यानी आपको इन चारों में से छांटना है कि अपचयन क्षमता का क्रम कौन सा होगा। तो क्रम से हम सारी धातुएं लगा लेंगे, जो वैल्यू दी गई उनको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 में ए बराबर क्या दिया गया, बी बराबर क्या दिया गया, सी बराबर क्या दिया गया। इनके जो मानक अपचयन विभव दिए गए उनको हम जरा नोट कर लेंगे। ए बराबर आपका दिया गया है +0.68 और बी बराबर आपका दिया गया -2.50 और सी बराबर आपका इसमें दिया गया है -0.50। ये सब वोल्ट में दिए गए। अब इनको पूछा गया है कि इनका अपचयन विभव का क्रम क्या होगा। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए, तो हम पहले इनके अपचयन विभव को क्रम में लगा लेते हैं। हम ये देखेंगे इनमें तीनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सा होगा। प्रबल अपचायक आपका बी होगा, उसके बाद सी होगा और उसके बाद ए होगा। यानी आपका जो क्रम है वो ये हो जाएगा बी सी ए। तो इन चारों में से कौन सा सही है? बी सी ए। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही है, बी सी ए। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 25 सेंटीग्रेड पर लिथियम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 25 सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम के मानक अपचयन विभव क्रमशः दिए गए हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होगा? तो इनके हम अपचयन विभव लिख लेंगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि कौन होगा। यानी लिथियम, बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम, इनके अपचयन विभव आपको दे दिए गए हैं। तो हम देखेंगे किसका क्रम से दिए गए। तो यानी लिथियम का क्या दिया गया? Li, लिथियम आयन का दिया गया है और उसके बाद बेरिलियम का भी दिया गया है, सोडियम का भी दिया गया है और मैग्नीशियम का भी दिया गया है। इनके हम अपचयन विभव देखेंगे। लिखवा, सरकाना, मंगल मंजन, ऐसे ही पता लग रहा है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम का स्थान इन तीनों से नीचे है, तो मैग्नीशियम इसमें ऑप्शन दिया गया बी। यानी कि आपका 14 का कौन सा सही हो जाएगा? बी, मैग्नीशियम सही हो जाएगा। मैग्नीशियम का जो
मान जिन्होंने अपचयन विभव दिया गया है वो सबसे कम है निगेटिव में। और एक और नियम होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु नीचे पाई जाती है उसका अपचयन विभव क्या होता है, निगेटिव में घटता जाता है, पॉजिटिव में बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर सबसे प्रबल आक्सीकारक पूछा गया है, तो इन चारों में से सबसे प्रबल आक्सीकारक आपका कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। ये प्रबल आक्सीकारक है, ठीक है, इन चारों की अपेक्षा।